हम पढ़ रहे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम। यानी कि श्वसन तंत्र। हमने अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर चुके थे, अब बात करेंगे लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये हमारा ट्रेकिया था। इसमें दो भागों में प्राइमरी ब्रोंकाई इस तरीके से चली जाती है। इसी प्रकार से एक तहसीनुमा संरचना पाई जाती है। हमारे लंग्स के ऊपर पसलियां पाई जाती हैं इसी प्रकार से, और पसलियों के साथ में इस प्रकार से डायफ्राम भी जॉइंट होता है। दोनों तरह से बात कर रहा हूं, ठीक है। ये हमारा लंग्स है और इसमें आपको बताया था कि प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी इस प्रकार की पाई जाती है। उसके बाद में इस प्रकार से गुब्बारे नुमा बहुत सारे एल्वियोली पाए जाते हैं। कल के डायग्राम में बता दिया था, आज नहीं बनाऊंगा, सीधा बता देता हूं। ये जो इसमें सी प्रकार के, बिल्कुल ऐसे रिंग प्रकार के सी प्रकार के छल्ले पाए जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, कार्टिलेज। कल भी बताया था, और इसको हाइलिन बोलते हैं, हाइलिन कार्टिलेज। इसकी संख्या होती है 16 से 20, दोनों तरफ से होती है, बिल्कुल इधर भी होती है, 16 से 20 हाइलिन बोलते हैं इसको। अब जैसे ही इस जगह पे आप देख रहे हो कि जो प्राइमरी ब्रोंकाई है वो इन करती है किसमें, लंग्स के अंदर, इस पार्ट को बोलते हैं हाइलस। हाइलस भाग बोलते हैं। और जो आप दोनों लंग्स के बीच में जो जगह देख पा रहे हो, इस जगह को बोलते हैं मध्य स्थानिका, इसको बोलते हैं मीडिया स्टेटिनम। ये जो देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं डायाफ्राम, बोलते हैं इसको बोलते हैं हिंदी में मध्यपट, डायाफ्राम मध्यपट। अब जो आप एल्वियोली देख रहे हो, इसी प्रकार से बनाई एल्वियोली। ये एल्वियोली है, यहां से क्या होती है, ब्लड वेसल्स, रक्त नलिकाएं होती है। जिस पार्ट से ये रक्त नलिकाएं विनिमय करती है, यानी कि एक्सचेंज करती है O2 और CO2 को, इस चीज को बोलते हैं सल्क उपकला बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सल्क उपकला, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्यूमस एपिथेलियम। स्क्यूमस एपिथेलियम ये क्या करता है, हेल्प करता है O2 और CO2 गैस का विनिमय यानी कि एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। अब आज बात करेंगे हम लंग्स के बारे में। ये मैंने पूरा पार्ट आपको बताया था। आज बात करेंगे लंग्स यानी कि फेफड़े। इसको फुफ्फुस भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं लंग्स। सबसे पहली बात ये आती है कि लंग्स जो है, ये लंग्स बने किसके होते हैं, सबसे पहले ध्यान करना, ये लंग्स बने होते हैं स्पंज
स्पंजी उत्तक के, यानी कि स्पॉन्जी टिश्यू के बने होते हैं, स्पॉन्जी टिश्यू। उसके बाद में बात करते हैं स्टडी ऑफ लंग्स, यानी कि लंग्स का अध्ययन, स्टडी ऑफ लंग्स यानी कि फेफड़ों का अध्ययन, फेफड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? पल्मोनोलॉजी, पल्मोनोलॉजी। पल्मोनोलॉजी। अब जो इसका लंग्स का जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर यानी कि स्पेशलिस्ट, उसको बोलते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट। पल्मोनोलॉजिस्ट बोलते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे जो लंग्स है ये कौन से कलर के होते हैं, उनकी बात करते हैं। ये कलर के होते हैं पिंक, यानी कि गुलाबी कलर के होते हैं और स्पॉन्जी टिश्यू के बने होते हैं। ठीक है। अब मैंने जो लंग्स बनाए हैं, ये दोनों लंग्स बनाए हैं, आप क्या देख पा रहे हो कि सर जो हमारा राइट लंग्स है, ये राइट लंग्स वो बड़ा दिख रहा है, ये ऐसे ही नहीं बनाया। राइट लंग्स बड़ा होता है, थोड़ा लार्ज होता है, और लेफ्ट लंग्स स्मॉल होता है। उसका रीजन ये है, आप ये जो ऐसे ऐसे देख रहे हो, खांच देख रहे हो, जिसको नोच बोलते हैं, यहां हमारा हृदय होता है। इस जगह पे क्या होता है? हमारा हृदय होता है, इसको बोलते हैं कार्डियक नोच, कार्डियक नोच, यानी कि कार्डियक नोच बोलते हैं। जहां हमारा हृदय लंग्स के अंदर सेट होता है, व्यवस्थित होता है, उसे कार्डियक नोच बोलते हैं। आप क्या देख रहे हो? जब मैंने आपको बताया था कि हमारा जो लंग्स है, लेफ्ट लंग्स है, वो टू सेगमेंट में, टू पार्ट में होता है, और जो राइट लंग्स है वो हमारा 3 पार्ट में, यानी कि 3 सेगमेंट में होता है। ये हमारे लंग्स की कुछ बातें हैं, यानी कि फैक्ट्स चीज है। अब बात ये आती है कि हमारे ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन में वेट कितना होता है? वेट कितना होता है, यानी कि लंग्स का भार कितना होता है? तो ये लगभग 1.3 kg होता है, यानी कि 1300 ग्राम होता है। क्लियर है? यहां तक बिल्कुल क्लियर होगा। अब बात करते हैं लोकेशन ऑफ लंग्स। लोकेशन ऑफ लंग्स कि ये कहां स्थित होता है? लंग्स हमारे बॉडी के अंदर, यानी कि फेफड़ों की अवस्थिति कहां होता है? ये फेफड़ों की अवस्थिति जस्ट हमारे जो डायफ्राम है, जस्ट इसके ऊपर होता है। कहने का मतलब ये होता है थोरैसिक कैविटी, यानी कि वक्ष गुहा के अंदर स्थित होता है थोरैसिक कैविटी, वक्ष गुहा, जिसको आप बोलते हो थोरैसिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी बोलते हो, हमारे वक्ष गुहा में स्थित होता है। अब थोड़े लंग्स की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या इसके मतलब फैक्ट है, उसके बारे में बात करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, फिर आगे चलते हैं। हमारे लंग्स के जो है, उसके अंदर जो आप ये पसलियां देख रहे हो, ये जो पसलियां दिख रही है आपको, यानी कि रिब्स, ये पसलियां दिख रही है हमारे लंग्स के अंदर, इसके सुरक्षित रहता है इसके अंदर। इसी प्रकार से इनकी संख्या होती है 24 दोनों में। अगर जोड़े में बात करें, यानी कि पसलियों की संख्या पैर्स में, यानी कि रिब्स, पसलियां नंबर कितना होता है? 24।
और अगर पेयर में बात करता है यानी कि जोड़ी में, तो संख्या होती है 12। जहां तक किसी को दिक्कत है मैं आपके कमेंट देख लेता हूं, उसके बाद में ही आगे चलूंगा। जहां तक किसी को दिक्कत समस्या है तो बताओ, फिर आगे चलूंगा। गुड इवनिंग राजीव राजकुमार, गुड इवनिंग आदर्श राज। आगे चलो, कमेंट करके बता दो। यहां तक किसी को दिक्कत है या दोबारा बताओ, आगे चले। कमेंट करके बता दो, फिर आगे चलते हैं। बिल्कुल क्लियर है क्या? ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये बात की हमने हमारे लंग्स के बारे में, और लंग्स के फैक्ट को जान लेते हैं कि इसमें क्या होता है। आप क्या देख रहे हो सर कि हमारा जो लंग्स है, यानी कि राइट लंग्स, अगर आपको टोटल सेगमेंट्स पूछता है कि हमारे लंग्स, यानी कि दोनों मिलाकर पूछ रहा है कि हमारे फेफड़े यानी कि लंग्स टोटल सेगमेंट यानी कि कुल कितने खंड में होता है, यानी कि टोटल सेगमेंट, टोटल सेगमेंट्स ये होता है 5। कैसे? अभी बता देता हूं कि राइट में, राइट सेगमेंट यानी कि राइट लंग्स में कितना है? 3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और लेफ्ट में बात करते हैं, लेफ्ट में लंग्स में टोटल होता है 2। इसी प्रकार से आप देख रहे हो फर्स्ट पार्ट ये 1 और ये 2, इधर देख रहे हो 1 और उसके बाद में 2 और उसके बाद में 3, यानी कि टोटल सेगमेंट्स पार्ट ऑफ कितना होता है? 3 होता है। राइट लेफ्ट जो है, राइट लंग्स वो थोड़ा बड़ा होता है, यानी कि राइट लंग्स लार्ज, यानी कि थोड़ा बड़ा होता है, यानी कि दायां फेफड़ा बड़ा होता है, और लेफ्ट लंग्स स्मॉल होता है, यानी कि थोड़ा बायां फेफड़ा क्या होता है? छोटा होता है। ये बात की हमने यहां तक। अब आप क्या देख रहे हो? पसलियों की बात कर ली, चॉइस होती है, और कुपिका में मतलब आप देख रहे हो जो O2 और CO2 का परिवहन करता है वो क्या कहलाता है? वो आपको बता दिया, स्क्यूमस एपिथेलियम। और दोनों के मध्य जो खांच होती है उसको मध्य स्थानिका यानी कि मेडिया स्टेटिनम बोलते हैं। और हमारे लंग्स जो है वो कितने वेट के होता है? 1.3, लगभग 1300 ग्राम का होता है। ठीक है, ये हमने कुछ चीजें लंग्स के बारे में जानी। उसके बाद में हम बात करते हैं कि लंग्स के बाहर और अंदर देखिए क्या है। ये हमारा लंग्स है, इस लंग्स के अंदर एक झिल्ली पाई जाती है। इसी प्रकार से ये एक झिल्ली पाई जाती है, फिर से इसको बोलते हैं आउटर लेयर, इसको बोलते हैं इनर लेयर, यानी कि बाह्य स्तर और अंतः स्तर। जो अंदर की तरफ लेयर होती है, जो अंदर की तरफ लेयर होती है और जो बाहर की तरफ लेयर होती है, बाह्य लेयर को बोलते हैं पाथर्विका, पाथर्विका बोलते हैं, यानी कि पेरिस्टेलस। और जो अंदर की तरफ देख रहे हो आप, जो अंदर की तरफ, उससे बोलते हैं विसेलर बोलते हैं इसको, विसेलर। और जो अंदर की तरफ होते हैं उसको बोलते हैं पाथर्विका बोलते हैं। ठीक है, यानी कि पाथर्विका, पार्टिटेल बोलते हैं, पार्टिटेल बोलते हैं, पार्टिटल। और इसको बोलते हैं विसेरल लेयर।
आप क्या देख रहे हो, ये विसेरल लेयर है जो अंदर वाली, ये अंदर वाली, इसके अंदर यहां पे एक फ्लूइड भरा होता है, ऐसे फ्लूइड भरा होता है। इस फ्लूइड, दोनों का फ्लूइड, मतलब इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, प्लूरल द्रव्य। अब ये प्लूरल द्रव्य का कार्य होता है, जैसे सपोज डेट हमरे कहीं चोट लगी या हम गिर गए तो ये प्लूरल द्रव है। और नॉर्मली क्या होता है, जब जिसको मतलब थोड़ा बहुत आपने देखा होगा कभी लंग्स में घर्षण फ्रैक्शन से बचाता है, ये प्लूरल द्रव का क्या काम है, घर्षण से बचाता है, यानी कि फ्रैक्शन से सहायता करता है, इस प्लूरल द्रव का काम है। बता देता हूं, जो अंदर की लेयर है उसको विरेचल बोलते हैं, जो बाहर की लेयर है लंग्स के अंदर उसके बोलते हैं पार्टिकल, पार्टिकल बोलते हैं उसको, ठीक है। ये हमारे लंग्स की बात की। कार्डियक नोज होता है हमारा हृदय, आपको पूछा जाए हमारा हृदय किस लंग्स में स्थित होता है, यानी कि लोकेशन कहां होती है उसकी, तो लेफ्ट लंग्स में कार्डियक नोज के अंदर धसा रहता है, ठीक है। यहां तक क्लियर है क्या? क्लियर है तो आप कमेंट करके बता दो, फिर आगे बात करते हैं हम फंक्शन की बात करते हैं। लंग्स का फंक्शन क्या होता है आप कमेंट करके बताना, आपसे बिल्कुल मैं क्वेश्चन पूछूंगा। ओके है, आगे चले, आगे चलते हैं। आप मेरे को एक क्वेश्चन बताओ, मैं आपको पूछ रहा हूं फंक्शन ऑफ लंग्स। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि हमारे फेफड़े का क्या कार्य है। फंक्शन ऑफ लंग्स, फेफड़े का कार्य, फेफड़े का कार्य पूछ रहा हूं। आप बताओ फेफड़े का क्या कार्य है, फेफड़े का क्या कार्य है? आप इतना बता दो, मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप कमेंट करके मेरे को बताना। मैं कहता हूं रुधिर का, रुधिर का, रुधिर को प्योर करना, प्योर यानी कि रुधिर को शुद्धिकरण, शुद्धिकरण यानी कि शुद्ध करना, रुधिर को शुद्ध करना। बताओ कौन करता है? मैं आपको ऑप्शन देता हूं, ए किडनी, बी लीवर, सी फेफड़े लंग्स, और डी ऑप्शन देता हूं आपको किडनी। कुछ भी दे दिया, एक्स वाई जेड या नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि रुधिर को शुद्धिकरण कौन करता है, किडनी करता है, लिवर करता है, लंग्स करते हैं, या कौन करता है? मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, बताओ। सी आएगा, मृत्युंजय नाथ सी, आदर्श राज सी, बाकी क्या हुआ? आंसर नहीं आ रहा आपका, बताओ क्या आएगा? देखो क्या करता है, फेफड़े करता है रुधिर का शुद्धिकरण। आपके दिमाग में ये होगा कि सर किडनी करती, हमने सुना था किडनी सिर्फ फिल्टर करती है उसको, ब्लड को, ब्लड फिल्टर करती है कौन? हमारी किडनी, वृक्क। लेकिन अगर शुद्धिकरण करता है तो वो कौन करता है? हमारे लंग्स करते हैं। कैसे करते हैं? जो एल्वियोली के द्वारा, आपको बताया था उसमें ब्लड वेसल्स होती है, CO2 यानी कि अशुद्ध रक्त, इम्प्योर ब्लड उसके अंदर जाता है, और प्योर ब्लड यानी कि रेड ब्लड निकल जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से, तो इसी प्रकार से क्या करते हैं फेफड़े, क्या करते हैं? रक्त का शुद्धिकरण, फेफड़े लंग्स, ये इसका फंक्शन हो गया। अब ये करते किसके द्वारा है? तो ध्यान रखना, एल्वियोली, एल्वियोली के द्वारा करते हैं हमारे रक्त का शुद्धिकरण। डीप क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ उसके लिए, रक्त विनिमय के लिए, गैस एक्सचेंज के लिए हेल्प कौन करता है? तो आपको बता दिया सल्फ उपकला यानी कि स्क्वेमस एपिथेलियम। ये बात हुआ हमारे पूरे लंग्स की। आगे बात करते हैं कि डायाफ्राम के क्या क्या कार्य होते हैं, फंक्शन डायग्राम, डायाफ्राम की बात करते हैं आगे। ये डायाफ्राम क्या होता है ऐसे ही समझ में आ जाएगा। देखो क्या काम करता है डायाफ्राम,
यानी कि मध्य पट, मध्य पट। ये सबसे पहला फंक्शन इसका क्या है? सबसे पहले लंग्स के लिए क्या है? ये श्वास जो है हमारा, श्वास अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन, इसको क्या करता है? नियंत्रण करता है। यानी कि श्वसन दर को, श्वसन दर को नियंत्रण, श्वसन दर को नियंत्रण, यानी कि कंट्रोल ब्रेथ आप जो करते हो, श्वसन लेते हो, कंट्रोल रेस्पिरेशन रेट, कंट्रोल रेस्पिरेशन रेट, कंट्रोल रेस्पिरेशन रेट, यानी कि श्वसन दर को कंट्रोल करता है। दूसरा काम क्या है इसको? ये वक्षीय गुहा, वक्षीय गुहा जिसको बोलते हैं आप थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी और उदर गुहा जिसको आप बोलते हो एब्डोमिनल कैविटी को विभाजित करता है। यानी कि उसको डिवाइड करता है, थोरेसिक कैविटी और किसको? उदर गुहा को विभाजित करता है। डायफ्राम एक मस्कुलर ऑर्गन है। डायफ्राम यानी कि मध्य पट एक पेशीय अंग है, यानी कि मस्कुलर ऑर्गन है। 4 पॉइंट की बात करते हैं हम। श्वसन दर को नियंत्रण करता है, वक्ष गुहा और उदर गुहा को अलग अलग करता है, और मध्य पट यानी कि उसको अलग करता है। ठीक है, और ये बात आती है, ये फेफड़ों के ठीक नीचे हो रहा है, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है। ये क्या काम करता है? जस्ट इसके नीचे लगा होता है, और ये क्या करता है? फेफड़ों के नीचे होता है। ये फेफड़ों के नीचे होता है। क्या सभी को क्लियर है? फिर आगे बात करते हैं। सभी को क्लियर है? और जो आप ये पेशी देख रहे हो, इस पेशी को बोलते हैं रेडियल मसल, और जो पसलियों के बीच में जो मसल पाई जाती है उसको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं। इंटरकोस्टल मसल या हिंदी में बोलते हैं अंतरापसुक पेशी बोलते हैं इसको, या फिर बोलते हैं उच्छ्वास। और ये जो है रेडियल मसल्स है, और दोनों जो पसलियां हैं, यानी कि दोनों जो पसलियां हैं उनके बीच में जो होता है वो इंटरकोस्टल मसल होती है, अंतरापसुक पेशी या उच्छ्वास होती है, और ये रेडियल मसल होती है। अब इसके फंक्शन समझना। फंक्शन क्या होता है? जैसे ही हम श्वास लेते हैं, फील करना,
मैंने श्वास लिया, जैसे ही श्वास लेता हूं ये डायफ्राम है अपने आप सीधा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये डायफ्राम क्या है? गोल गुंबद की तरह है, यानी दम की तरह। जैसे ही आप श्वास लोगे आपके जो लंग्स है वो ऊपर की तरफ जैसे ही जाएंगे तो ये डायफ्राम ऑटोमेटिकली सीधा हो जाएगा, यानी कि फ्लैट हो जाएगा। जब ये फ्लैट होगा, आपने एयर क्या ली, लंग्स के अंदर ली, तो ऑटोमेटिकली ये काम क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। आप देख रहे हो जैसे ही आप क्या लोगे, श्वास लोगे, आप के लंग्स के अंदर जो आयतन है, एयर का वॉल्यूम है, वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसको फील करना सीखो। एयर वॉल्यूम बढ़ जाएगा और नेक्स्ट क्या काम होगा? अब जब एयर वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो क्या काम होगा? फेफड़े में वायु दाब जो है, वायु दाब यानी कि एयर प्रेशर कम हो जाएगा। और जो आप देख रहे हो कि ये जो रेडियल मसल्स है ये सिकुड़ेगी। ये क्या करेगी? सिकुड़ेगी, यानी कि खींचती चली जाएगी ये। अब बात करते हैं, जैसे ही आप श्वास छोड़ोगे छोड़ोगे तो ये डायफ्राम ऑटोमेटिकली डम के आकार का हो जाएगा, यानी कि कर्व रूप ले लेगा। और इसका आयतन है, लंग्स का आयतन, वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और वायु दाब है लंग्स के अंदर, वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ये क्या है? डायफ्राम के बारे में है। मैं आपके कमेंट देख लेता हूं, उसके बाद में ही आगे चलूंगा। क्या आपको यहां तक समझ में आ चुका है? क्या आपको समझ में आ चुका है यहां तक? डायफ्राम समझ के उसको फील, एकदम फील करना सीखो। मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, ऑल ओवर ओके है? आप कमेंट कर दो, फिर आगे चलते हैं। आज इसको कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल जल्दी से कमेंट करो ताकि समझ में आ गया है आपको, नहीं तो फिर वापस बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ऑल? आदर्श राज, नीरज कुमार, मृत्युंजय नाथ, राजीव राजन कुमार, कंचन, विपिन कुमार, आगे चले? ठीक है, आगे बात करते हैं। ये यहां तक हमने बात की डायफ्राम की। अब बात करते हैं हम आगे, आगे की बात करते हैं। अंत्य श्वसन और बाह्य श्वसन की बात करते हैं। उच्छ्वसन ये बात कर ली। अब एक होता है विसरण। अब बात करते हैं अंतः श्वसन, अंतः श्वसन, और बात करते हैं बाह्य श्वसन की। बाह्य श्वसन यानी कि इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसमें क्या होता है? सर आपने अभी बताया था कि हमारे शरीर में एल्वेलाई होती है लंग्स के अंदर, यहां से ब्लड वेसल्स होती है। ये क्या काम कर रही है? आप देख रहे हो कि एल्वेओली यानी कि कूपिका और रक्त के बीच क्या होता है?
रक्त के बीच क्या होता है? विनिमय होता है, रक्त का विनिमय। यानी कि कहने का मतलब है कि यह श्वसन कूपिका यानी कि एल्वियोली तथा रक्त यानी कि ब्लड के बीच होता है, ब्लड के बीच होता है। इसमें फर्क देखो, यह श्वसन यानी कि यह रेस्पिरेशन, श्वसन, ब्लड तथा सेल्स के मध्य होता है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स है, यानी कि सेल्स हो गया, टिश्यू हो गया, उनके बीच में ये रेस्पिरेशन होता है। दो प्रकार का रेस्पिरेशन हमारे शरीर के अंदर होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन और आउटर रेस्पिरेशन। अब बात यह है कि जो हमारा आंतरिक श्वसन है, इंटरनल रेस्पिरेशन, वो किसके द्वारा होता है और बाह्य रेस्पिरेशन ये किसके द्वारा होता है? तो ध्यान में रखना, नोट डाउन कर लेना, जो हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन है यानी कि अंतः श्वसन है, वो होता है विसरण के कारण, विसरण यानी कि डिफ्यूजन के कारण होता है। अब बात करते हैं बाह्य श्वसन, ये हमारे किस कारण होता है? तो ये कारण होता है आंशिक दाब के कारण, आंशिक दबाव यानी कि पार्टिकल प्रेशर के कारण होता है। ये इन दोनों के बारे में बात की। अब बात करते हैं कि सर जो श्वसन होता है, अंतः श्वसन होता है, यानी कि जो श्वसन कोशिका में होते हैं, वो कोशिका में श्वसन कैसे होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं आपके कमेंट देख लेता हूं एक बार, उससे पहले आपको विसरण थोड़ा सा बता देता हूं कि ये क्या काम करता है विसरण, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे गैसों का विनिमय और बात करेंगे अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन के अंदर जो कोशिका में हमारे सेल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन होता है उनकी बात करेंगे। क्या क्लियर है? यहां तक आगे चले क्या? मृत्युंजय नाथ, आदर्श राज, विपिन कुमार, नीरज कुमार, आगे चले। एक क्वेश्चन और बता देता हूं इसमें, देखो अगर आपको पूछा जाए कि हमारे लंग्स के अंदर जो मैंने एल्वियोली बताई, एल्वियोली इनकी संख्या कितनी होती है हमारे दोनों लंग्स के अंदर? अगर पूछा जाए कि इनकी संख्या कितनी होती है तो ध्यान से सुन लेना, इनकी संख्या 300 करोड़ होती है, 300 करोड़ होती है। अगर इन एल्वियोली को खुला कर दिया जाए, फैला दिया जाए, तो ये लगभग आप मान सकते हो कि 80 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है जो एरिया कवर कर सकता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, 300 करोड़ एल्वियोली पाई जाती है और 80 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर कर सकता है। और ये विसरण को समझा देता हूं ये क्या काम है, देखिए क्या है। अगर आप समझते हो फिजिकली कि वायुमंडल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% है और आप वापस उसको छोड़ते हो श्वास को, तो लगभग आपके 3 से 4% है। ऐसा क्यों होता है? ये सारा विसरण यानी कि डिफ्यूजन के कारण होता है। उसका रीजन ये है कि ये निम्न स्तर से उच्च स्तर की तरफ जाता है, इसे ही डिफ्यूजन कहते हैं यानी कि विसरण कहते हैं। इसे ही विसरण कहते हैं, ठीक है। अब एग्जाम आप समझ सकते हो कि CO2 0.03% लिया और वापस कितने निकाली? 3 से 4% समथिंग ये निकाली जाती है। ये बात की हमने इसके बारे में। अब बात करता हूं जो कोशिका में श्वसन होता है जो हमारे किसके अंदर होता है, ध्यान से समझ लेना उसको। उस चक्कर का नाम है, पहले का ग्लाइकोसिस चक्कर और दूसरे का नाम है क्रेब्स चक्कर। देखिए क्या है, ग्लाइकोलिस चक्कर
और दूसरे का नाम है क्रेब्स चक्कर। इन दोनों में फर्क क्या होता है वो समझना। कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन यानी कि सेल रेस्पिरेशन, ये दो प्रकार के चक्कर होते हैं। पहला कौन सा है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिस, ग्लाइकोसिस चक्कर यानी कि ग्लाइकोसिस साइकिल। और दूसरा होता है क्रेब्स चक्कर, क्रेब्स साइकिल यानी कि क्रेब्स चक्कर। ये क्या होता है क्रेब्स चक्कर, जैसे मान लीजिए आपकी ये सेल है, इसी प्रकार से सेल है, इसमें फ्लूइड भरा होता है, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, जिसको आप बोलते हो साइटोप्लाज्म। और इसके अंदर एक साइड में बिल्कुल आपका जूता होता है, जो शूज होता है, उसी प्रकार का माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, बिल्कुल जूते के आकार का होता है, एकदम शूज शेप। अब बात ये करते हैं कि ग्लाइकोसिस चक्कर है, इसकी खोज किसने की थी? डिस्कवरी ऑफ ग्लाइकोसिस साइकिल, इसकी बात करते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। इसमें खोज करने के लिए यानी कि डिस्कवरी खोज, इसमें मुख्यतः 3 वैज्ञानिकों की भागीदारी थी। पहले को बोलते हैं एम्बर्डन, दूसरा था मेयरहोफ, तीसरा था पॉरांस। इस चक्कर को एम्बर्डन, मेयरहोफ मतलब एम और पॉरांस मतलब पी, इसीलिए इस चक्कर को ईएमपी चक्कर बोलते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये चक्कर कब होता है। ये चक्कर होता है, इसका कोई मेजर रूल नहीं है, ये दोनों में हो सकता है, यानी कि एरोबिक और अनएरोबिक दोनों में हो सकता है, यानी कि एरोबिक और अनएरोबिक, यानी कि वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। यानी कि अगर इसमें अगर ऑक्सीजन है तो भी चल जाएगा, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो भी चल जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, ग्लूकोज का टूटना, यानी कि आपको बताया था कि ग्लूकोज का जलना, बर्निंग ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज का टूटना। और क्या होता है, इसमें प्रथम उत्पाद यानी कि फर्स्ट प्रोडक्ट वो क्या होता है, पायरुविक अम्ल होता है, पायरुविक अम्ल होता है फर्स्ट प्रोडक्ट। ठीक है, और होता ये है, आप कल मैंने बताया था आपको कि ग्लूकोज के अंदर 3 प्रकार के, मतलब ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं, ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं, और जो 6 कार्बन से जो पायरुविक अम्ल में ओनली 3 कार्बन होते हैं। तो ध्यान रखना, इसका C6H12O6 का फॉर्मूला। तो आप देख रहे हो ग्लूकोज में 6 कार्बन है, जबकि पायरुविक अम्ल में कार्बन 3 हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ये कहां संपन्न होता है, यानी कि कहां पे होता है, उसका स्थान क्या है, यानी कि लोकेशन। तो ये कोशिका द्रव्य में होता है, कोशिका द्रव्य जिसको बोलते हैं आप साइटोप्लाज्म में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। अब बात करते हैं इसके अंतिम उत्पाद का मतलब ये है, अंतिम उत्पाद यानी कि ये जब पूरा हो जाता है, इसकी साइकिल पूरी हो जाती है, तो फाइनल प्रोडक्ट जो है
फाइनल प्रोडक्ट। फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा दो जल के अणु, जल के अणु यानी कि दो मिलेगा आपको वाटर मॉलिक्यूल्स, और क्या मिलेगा आपको? दो पायरुविक अम्ल के अणु, पायरुविक अम्ल के अणु यानी कि दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स, और आपको क्या मिलेगा? दो NADH, NADH मिलेगा, दो NADH। इस NADH का नाम होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन। निकोटिनामाइड एडेनिन, न्यूक्लियोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन। लिख लो NADH का फुल फॉर्म निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन। निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन। ये इसका फुल फॉर्म है, ध्यान में रखना। ये ग्लाइकोसिस चक्र के अंदर आता है। अब बात यह आती है कि सर ये बताओ कि होता किस में है? ये होता किस में है? मैं ये अभी तक यही चल रहा है, अभी तक यही चल रहा है। ये होता इसमें है, आपने सुना होगा, क्रेब्स चक्कर को बाद में लिख देता हूं यहां पे। ये आपने यीस्ट सुना होगा, यीस्ट के अंदर होता है। और किस में होता है? यीस्ट हो गया, और होता है आपके, ये होता है बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु में। यीस्ट और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर होता है यानी कि जीवाणु के अंदर। और मैंने कल भी इसके बारे में बताया था, यीस्ट और जीवाणु के बारे में। यीस्ट और जीवाणु ये क्या काम करते हैं? जब जैसे मानते हैं इनके अंदर तो ये क्या बनाता है? एथिल अल्कोहल, जिसको आप बोलते हो इथेनॉल बोलते हो। और इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH, ये बनाता है। और प्लस क्या बनाता है? एटीपी यानी कि ऊर्जा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब बात करते हैं ह्यूमन के अंदर क्या बनाता है? ह्यूमन के अंदर तो बनाता है लैक्टिक एसिड प्लस एटीपी यानी कि ऊर्जा बनाता है। और ये कब बनाता है? लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला बताया था आपको, C3H6O3 प्लस एटीपी। अब बात यह है इसमें कितने एटीपी बनते हैं? तो टोटल तो 4 एटीपी बनता है, 4 एटीपी, ठीक है। लेकिन 2 इस चक्कर के अंदर खपत हो जाता है, तो बचता कितना है? बचता 2 एटीपी बचता है, 2 एटीपी यानी कि नेट 2 एटीपी। आपको पूछा जाएगा, अगर ये पूछा जाता है कि बताइए कि ग्लाइकोसिस चक्कर में कितने एटीपी बनते हैं, तो आपको यही बोलना है क्या कि 2 एटीपी बनता है, ठीक है। आपके ऑप्शन में दिया होगा 4 एटीपी, 2 एटीपी, 38 एटीपी, इसी प्रकार से आपको ऑप्शन में दिया होगा। आपको नेट एटीपी 2 एटीपी इसको करना है, ठीक है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा क्रेब्स चक्कर के बारे में बात कर लेते हैं। उससे मिटाने से पहले मैं आपके कमेंट देख लेता हूं, क्या आपके क्लियर है? क्या कमेंट देख रहा हूं, फटाफट से बता दो। कमेंट देख रहा हूं, क्लियर है? ठीक, आगे चलते हैं। साउंड प्रॉब्लम आ रहा है विपिन कुमार, अब नहीं आएगा।
ये बात की हमने ग्लाइकोसिस चक्कर की। ये किसके अंदर होता है? कोशिका के अंदर। और किसमें होता है? साइटोप्लाज्म में, यानी कि कोशिका द्रव्य में होता है। अब बात करते हैं क्रेब चक्कर के बारे में। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। क्रेब चक्कर के बारे में कुछ फैक्ट बता देता हूं, इधर ही लिख देता हूं ताकि पता चलता रहे। ये फैक्ट, ये बात है इसके बारे में, तथ्य ये है क्रेब चक्कर के बारे में। क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्कर। सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ क्रेब साइकिल, इसकी खोज की थी क्रेब्स ने। जैसे इसका नाम क्या बन गया? क्रेब्स। अब बात करते हैं ये जो है, ये इसका स्थान, लोकेशन कहां होती है? क्रेब चक्कर होता कहां है? इसकी लोकेशन यानी कि स्थान है इसका माइटोकॉन्ड्रिया। इससे पहले आपने ये देखा था कि जो हमारा ग्लाइकोसिस चक्कर है वो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन यानी कि एरोबिक और अनएरोबिक दोनों में होता है। लेकिन क्रेब चक्कर ध्यान में रखना, ये एरोबिक में होता है, यानी कि वायवीय श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ये इसके कुछ फर्क थे, इसके दोनों में अंतर था, डिफरेंस था, ये बात थी। ठीक है, अब बात करते हैं सर कि बताइए कि इसमें कुल एटीपी कितना बनता है? जब ग्लूकोज पूरी तरह बर्निंग हो जाता है, पूरी तरह जल जाता है, तो इसके एटीपी जो बनते हैं कितने? 36 एटीपी बनता है, 36। अब बात ये आती है कि सर बताओ, हमें तो टोटल एटीपी बताओ। टोटल एटीपी, टोटल एटीपी बनता है, कैसे बनेगा? 2 बनेगा ग्लाइकोसिस चक्कर से प्लस 2 बनेगा क्रेब चक्कर से। 2 बनेगा ग्लाइकोसिस और 36 बनेगा क्रेब चक्कर से। तो टोटल एटीपी जो बनता है वो 38 एटीपी बनता है। और एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब इस एटीपी को बोलते क्या है? इस एटीपी को बोलते क्या है वो देखना, वो बताऊंगा आगे। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं इसको। उसके बाद में बात करेंगे गैसों का परिवहन, उसके बाद में बात करेंगे हम गैसों का परिवहन। चले आगे, आगे चले। ऑल ओवर ओके है? ओके है, मैं आपके कमेंट देख लेता हूं, फिर आगे चलते हैं। हाँ बिल्कुल, 38 एटीपी बनता है। 2 तो किसका बनेगा? ग्लाइकोसिस का, 2 ग्लाइकोसिस का बनेगा और 36 बनेगा क्रेब चक्कर का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये एटीपी एक्चुअल में होता क्या है? एटीपी क्या है? ये एनर्जी करेंसी है, ह्यूमन बॉडी की ऊर्जा मुद्रा है। तो लिख लेना एटीपी को। एटीपी क्या है? ऊर्जा मुद्रा है, यानी कि एनर्जी करेंसी है, एनर्जी करेंसी है, ऊर्जा मुद्रा है हमारी। अब इसके बाद में आगे बात करते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो गैसों का विनिमय है, या गैसों का एक्सचेंज है, वो किसके द्वारा होता है, तथा O2 किसके द्वारा होता है और CO2 किसके द्वारा होता है, इसकी बात हम कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं हम कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, गैसों का परिवहन। गैसों का परिवहन, गैसों का परिवहन जिसको आप बोलते हो ट्रांसपोर्टेशन।
गैसेस। ये गैसों का परिवहन में हम हमारे जो गैस है, हम किसकी बात करेंगे? मेजर O2 और CO2 की। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि O2 का परिवहन, O2 का परिवहन यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन की बात करेंगे। देखो, O2 का परिवहन रियल में तो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हमारी आरबीसी, उसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिकाणु, श्वेत रक्त कणिकाणु। इसमें एक वर्णक पाया जाता है, श्वसन वर्णक पाया जाता है, यानी कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट। वो श्वसन वर्णक क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन होता है। इस श्वसन तंत्र में जो हीमोग्लोबिन है, ये क्या काम करता है? ये हमारे जो सेल्स है, उस सेल्स के अंदर, रक्त के अंदर चिपक जाता है। रक्त इसको बोलता है ले आजा तेरे को ले चलो कोशिकाओं में, यानी कि सेल्स में। ठीक है, O2 को ये हीमोग्लोबिन बोलता है कि लिहाजा हम दोस्ती करते हैं और मैं तेरे को प्रत्येक सेल्स के अंदर लेके जाता हूं। तो हमारे सेल के अंदर जो है O2 का परिवहन, यानी कि ऑक्सीजन को लेकर कौन जाता है? हीमोग्लोबिन ही लेकर जाता है। कितना लेकर जाता है? तो लगभग 97%। अब बचा कितना? 3%। वो कौन लेके जाता है? वो लेके जाता है प्लाज्मा, लेके जाता है। क्या लेके जाता है? फर्स्ट ये लेके जाता है, दूसरा प्लाज्मा, प्लाज्मा लेके जाता है। कितने लेके जाता है? 3%। और ये कैसे लेके जाता है? डाइल्यूट फॉर्म में, यानी कि घुलित अवस्था के अंदर 3% लेके जाता है। अब आप क्या देख रहे हो कि हीमोग्लोबिन यानी कि Hb हो गया, इसके साथ कौन जुड़ गया? O2। तो ये क्या बन गया? HbO2। इसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं इसको, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब बात करते हैं कि ये कैसी प्रक्रिया है? ये कैसी प्रक्रिया है? यानी कि ये क्या है? ये ध्यान रखना, फिजिकल है, यानी कि फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है, यानी कि भौतिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। ये भौतिक परिवर्तन है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब बात करते हैं कि एक हीमोग्लोबिन जो है, वो एक हीमोग्लोबिन यानी कि हीमोग्लोबिन का, एक हीमोग्लोबिन का अणु यानी कि मॉलिक्यूलर, वो कितने रक्त, कितने मतलब कितने O2 का, कितने O2 मॉलिक्यूलर का साथ में लेकर चलता है। तो बात करते हैं एक हीमोग्लोबिन का, एक हीमोग्लोबिन का, ग्लोबिन का अणु, एक हीमोग्लोबिन का अणु चार O2 यानी कि 4 ऑक्सीजन के अणु को बांधे रखता है, बांधे रखता है। 4 हीमोग्लोबिन का, एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूलस है, वो 4 ऑक्सीजन के यानी कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूलर को बांधे रखता है, उसको जॉइंट रखता है, फिर हीमोग्लोबिन के द्वारा प्रत्येक सेल में लेकर जाता है। ये बात की हमने O2 के परिवहन की। उसके बाद में बात करते हैं हम CO2 के बारे में। मैं आपके कमेंट देख रहा हूं, क्या ऑल क्लियर है क्या? उसके बाद में बात करते हैं CO2 की, CO2 की बात करते हैं, या ठीक है मृत्युंजय नाथ। अब बात करते हैं CO2 कि CO2 का परिवहन कैसे होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 का परिवहन। CO2 की परिवहन की बात करें तो पहली बात तो ये क्या होती है? ये कार्बोनिल अम्ल के रूप में होती है। पहली पॉइंट बात करते हैं कि कार्बोनिल अम्ल के रूप में
रूप में। ये कार्बोनिल अम्ल के रूप में, इसको इंग्लिश में भी कार्बोनिल ही बोलते हैं, कार्बोनिल एसिड के रूप में ले जाता है। दूसरा कैसे ले जाता है, ये सोडियम तथा पोटेशियम बाइकार्बोनेट के साथ में ले जाता है, सोडियम और पोटेशियम बाइकार्बोनेट, यानी कि NaCO3 और KCO3। K का मतलब क्या है, पोटेशियम, NaCO3 के NO3 के द्वारा ले जाता है क्या, CO2। ये जाता किसमें है, हमारे रक्त के द्वारा ही जाता है, ठीक है। तीसरी बात करते हैं कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। एक बात बताता हूं आपको मस्त, एक्चुअल में होता क्या है, मेरे दोस्त ने कहा कि यार उसका भी दोस्त है, वो सिगरेट पीता है। जब वो सिगरेट पी रहा था तो उसको रिलैक्स फील हुआ। फिर साथ वाले दोस्त ने मेरे को पूछा कि मैं भी पी लूं क्या, मैंने उसको मना कर दिया। उसके अंदर आ रहा था कि मेरा दोस्त रिलैक्स हो गया सिगरेट पीकर एकदम, क्या मैं भी पी लूं, मेरे को भी रिलैक्स फील हो। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए होता है, जो आपको रक्त में जो हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, जो हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन O2 और एक बड़ी आपके CO2 और एक बड़ी है CO, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन की और CO की इतनी प्यारी दोस्ती है, आपको जिसको समझ लो, जिसको क्लोज फ्रेंड बोलते हैं। ऑक्सीजन तो क्या है, सिर्फ फ्रेंड है, आप ऐसी भाषा में समझते हैं। ऑक्सीजन क्या है, हीमोग्लोबिन का ओनली फ्रेंड है। CO2 क्या है, ओनली बेस्ट फ्रेंड है। ये फ्रेंड हो गया O2, मतलब कम दोस्ती, हाँ ठीक है। CO2 क्या है, उसका बेस्ट फ्रेंड है। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, हीमोग्लोबिन का, ये क्या है, क्लोज फ्रेंड है। तो आप समझ सकते हो, CO2 जहरीली नहीं है, टॉक्सिक गैस नहीं है, लेकिन ये क्या है, हानिकारक है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से 1000 गुना हीमोग्लोबिन के चिपक जाती है। अब आप समझ सकते हो, और एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को लेके जाता है। जब आप देख सकते हो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन हीमोग्लोबिन के साथ में मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, जो एक जहरीला होता है। ये सीधा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और उसको रिलैक्स कर देता है। इसीलिए सिगरेट पीने से हमको बहुत रिलैक्सेशन फील होता है, बाकी नहीं पीनी चाहिए। आप खुद देख सकते हो कि कार्बन मोनोऑक्साइड 1000 गुना O2 से ज्यादा अटैच, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी बात क्या है इसमें, ये कार्बोक्सी कार्बिनो हीमोग्लोबिन। तीसरी बात करते हैं कार्बिनो हीमोग्लोबिन, कार्बिनो हीमोग्लोबिन। इन तीन, इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन तीन के द्वारा हमारे शरीर के अंदर C2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी कि परिवहन होता है। अब बात करते हैं कि सर ये जो है RBC, इस कार्बोक्सिल अम्ल का जो निर्माण है, जो इसका मैन्युफैक्चरिंग है, वो कौन करता है, तो ध्यान में रखना RBC, और इसको करता है प्लाज्मा। RBC और प्लाज्मा करता है। और बात करते हैं CO2 को कितने प्रतिशत लेकर जाता है ये, ठीक है, कार्बोनिल। और सेकंड की बात करते हैं सोडियम पोटेशियम बाइकार्बोनेट, जो है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का जो एंजाइम होता है, ये एंजाइम से क्या है, एंजाइम है, ये एंजाइम है, ये इसको लेकर जाता है। सबसे ज्यादा CO2 को यही लेकर जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसको एक्टिव कौन करता है, एक्टिव, तो ध्यान में रखना जिंक जो मेटल है, वो इसको, इस जो एंजाइम है इसको एक्टिव कर देती है, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो आपको कार्बोक्सी Hb प्लस O2 का है। अब
बात करते हैं ये कितने कितने प्रतिशत लेके जाता है, तो आप समझ सकते हो कि सबसे ज्यादा लेकर जाता है 70% ये, और 60% आप बात करते हो तो लेके जाता है आपका कार्बोनिक अम्ल के रूप में, और बात करते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो बचा है 23% ये लेके जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और रहा है, आपको थोड़ा सा और बता देता हूं, थोड़ा सा और रहा है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि आपको पता है दो चीज यही बता देता हूं, जो श्वसन वर्णक पाए जाते हैं। श्वसन वर्णक कहने का मतलब क्या है, जैसे ह्यूमन बॉडी हो गया यानी कि एनिमल्स हो गया, आपके इकोनॉमिक्स वाले सर हैं, आप 2 मिनट का और समय लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। एक होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जिसको आप श्वसन वर्णक यानी कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हो। दूसरा होता है हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन। अगर मैं हीमोग्लोबिन को 2 भागों में तोड़ देता हूं, एक तो हिम और दूसरा तोड़ देता हूं ग्लोबुलिन, ग्लोबुग्लोबिन। ये जो हिम देख रहे हो को लोहा कहते हैं, आपने पढ़ा होगा हेमेटाइट, उसी नाम से इसका लोहा पड़ा है हिम। और ये जो ग्लोबिन है ये एक प्रोटीन है, इन जुड़कर मिला हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। इसीलिए कहते हैं कि आरबीसी में लोहा कहां पाया जाता है, आयरन कहां पाया जाता है, तो उसके केंद्र भाग में, इसीलिए बोलते हैं। तो ध्यान रखना कि हीमोग्लोबिन यानी कि रक्त का रंग लाल होना इसी कारण होता है, लेकिन क्यों होता है, क्योंकि इसमें आयरन पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, लोहा। और हीमोसाइनिन किसमें अंदर होता है, जैसे ऑक्टोपस जिसको आप मोलस्का बोलते हो, और ऑर्थोपोडा जैसे कीट पक्षी, ये कीट और आते हैं, कीट इनमें हो गया। इनमें अंदर क्या पाया जाता है, इस हीमोसाइनिन, साइनिन क्या है, प्रोटीन है, और ये क्या होता है, इसमें रक्त जो है, रक्त यानी कि ब्लड जो है वो नीला होता है यानी कि ब्लू होता है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, कॉपर यानी कि तांबा। आपने देखा कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन, इसीलिए रक्त क्या रंग क्या होता है, रक्त लाल यानी कि ब्लड रेड होता है। और इसका रक्त नीला क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, पाया जाता है। अब नॉर्मल से 1-2 सेकंड की और बात कर ले। ग्लूकोज शरीर का श्वसनीय ईंधन है। ग्लूकोज जो है हमारे श्वसन जो है, ग्लूकोज हमारे शरीर का श्वसनीय ईंधन है। श्वसनीय ईंधन का मतलब क्या होता है, फ्यूल है, इसका रेस्पिरेशन फ्लू है। तो ये लिख लो कि एक फैक्ट लिखा देता हूं, उसके बाद में आपके इकोनॉमिक्स वाले सर आ गए हैं। आज थोड़ा सा लंबा क्लास हो गया, माफी चाहूंगा, लेकिन अब बात करते हैं कि ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज इसको बोलते हैं श्वसनीय ईंधन, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, रेस्पिरेटरी फ्यूल, रेस्पिरेटरी फ्यूल बोलते हैं इसको, रेस्पिरेटरी फ्यूल बोलते हैं। और एटीपी आपको बता ही दिया, ये क्या होता है, करेंसी है, एनर्जी करेंसी है। अब एक सेकंड बात करते हैं कि O2 तथा CO2 की बात करते हैं। O2 CO2 जब हम श्वास लेते हैं इसको बोलते हैं श्वास लेना और श्वास छोड़ना। आपको इंग्लिश में मिल जाएगा भाई लेवल 304%, 3 to 4%। अब बात करते हैं N2 यानी कि नाइट्रोजन, ये 78.1% लेते हैं और वापस 78.1% ही छोड़ देते हैं। आप मेरे को ऐसा इसका रीजन क्या है वो बता सकते हो क्या? आप देखो, आपको पूछा जाएगा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में सांस अंदर लेना और सांस बाहर निकालते तो कौन सी गैस नहीं बदलती है, तो वो है नाइट्रोजन। क्यों नहीं बदलती है उसका रीजन बता देता हूं। ये सोल्यूबल है यानी कि वाटर सोल्यूबल गैस है, और आपको पता है प्लाज्मा में क्या होता है, ये मतलब रुधिर के अंदर यानी कि वाटर सोल्यूबल नहीं है, घुलित अवस्था में नहीं होती, घुलती नहीं है, इसीलिए जितनी है उतनी ही वापस बाहर निकल जाती है। ये श्वास लेना हमने बात किया, ठीक है। एक फैक्ट और बता देता हूं, श्वसन की प्रक्रिया का जो मापन है वो स्पाइरोमीटर से किया जाता है, यानी कि श्वसन प्रक्रिया का मापन
वो स्पाइरोमीटर से किया जाता है, स्पाइरोमीटर से किया जाता है श्वसन इसका मापन। अब बात करते हैं कि सर हमारे जो सामान्यतः अंतर श्वसन और बहिः श्वसन का आयतन लगभग कितना होता है, आपको पूछे जाए कि हम नॉर्मली जो श्वसन करते हैं यानी कि ब्रीथिंग करते हैं कितना करते हैं, तो ध्यान रखना कि लगभग हम 500 ml का ब्रथ करते हैं, यानी कि श्वास लेते हैं कितना 500 ml लगभग लेते हैं, और इसको बोलते हैं ज्वारीय आयतन, ज्वारीय आयतन, इसको आप इंग्लिश में बोलते हो टीडर, टीडर, टीडर वॉल्यूम बोलते हैं उसको, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा हो गया है लगभग। अब बात करते हैं कि एक फैक्ट और बता देता हूं, उसके बाद में आपको 2-3 चीजें हैं वो नोट्स में मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम। और हम जो सांस लेते हैं वो 1 मिनट के अंदर 1 मिनट में कितनी बार लेते हैं, तो ध्यान रखना प्रति मिनट 12 से 16 दर से, यानी कि 1 मिनट के अंदर 12 से 16 बार सांस लेते हैं। और बच्चों में आपने देखा होगा वो जल्दी जल्दी लेते हैं, लगभग चाइल्ड के अंदर लगभग 20 श्वसन का आदान प्रदान यानी कि फिनिमी यानी कि एक्सचेंज होता है। ये सेशन यही कंप्लीट होता है। धन्यवाद आपका साथ में जुड़े रहने के लिए। आपको सेशन कैसा